और आज है बड़ा दिन। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। ये दूसरी बार होगा जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बजट पेश होगा और लोगों को इससे बहुत उम्मीदें हैं। आज 1 फरवरी है, देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला दिन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना लगातार 9वां आम बजट पेश करेंगी। तो सुबह 11 बजे का समय बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत होगी। बजट से टैक्स पेयर्स के अलावा मिडिल क्लास हो गए, किसान है, निवेशक है, उनको काफी बड़ी उम्मीदें हैं। सवाल यह है कि क्या टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना जोर होगा और क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कुछ खास होगा। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगले साल 6.8 से 7.2% ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन हेल्थ और रोजगार बड़ी चुनौती है। तो वैश्विक अनिश्चितताएं भी हैं और इस बीच सरकार का रोडमैप आज साफ हो जाएगा। निवेशकों को खासतौर पर ग्रोथ रोडमैप का इंतजार है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज सौगातों का, उम्मीदों का पिटारा खुलने जा रहा है और लगातार 9वीं बार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। ठीक 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत हो जाएगी। कुछ खास पहलू हैं, कुछ खास विषय हैं जिस पर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहेंगे कि बजट में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो उद्योग अर्थशास्त्री सकारात्मक उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास की जो दर है 6.8 से लेकर 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिलेगी, उद्योगों के लिए निवेश प्रोत्साहन मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जैसे क्षेत्रों में खास तौर पर सरकार का फोकस होगा। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों के संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भोपाल का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी से ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग मालवीय। अनुराग, आज बजट वाला दिन है और सबको इस दिन का इंतजार होता है। भोपाल वासी क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? मध्य प्रदेश को क्या खास मिल सकता है केंद्रीय बजट से? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें, काफी उम्मीदें हैं क्योंकि बदलते हुए भोपाल को मैं सबसे पहले दिखाता हूं। जब बजटों में उल्लेख हुआ था मेट्रो प्रोजेक्ट का और तमाम चीजों का, उसके बाद भोपाल की तस्वीर बदली है। सबसे पहले बात महिलाओं की करते हैं कि किस तरह का ये पूरा की पूरा उद्योग, महिलाओं के लिए बजट में क्या होना चाहिए। देखिए, पहले तो ये तस्वीर है बदलते भारत की। ये भोपाल का रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं कि ये सब महिला उद्यमी है जो सुबह सुबह, कितने बजे सुबह जाते हैं आप? 5 बजे। अच्छा, ये बताइए, आपको तो चाय शक्कर की जरूरत घर भी पड़ती है, बाहर भी पड़ती है। किन किन चीजों के दाम बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए? आज बजट आने वाला है तो क्या करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या चीजें महंगी है, क्या सस्ती होनी चाहिए, कुछ लगता है आपको? सब महंगा ही महंगा है, कोई सस्ता कुछ नहीं है। कुछ सस्ता नहीं है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? निवाड़ी से आए हैं। किस तरह की जरूरत है युवाओं के लिए? अगर बात करें बजट में क्या आना चाहिए? बजट में युवाओं को नौकरी, रोजगार मिलना चाहिए, यही सरकार से मांग है। रोजगार मिलना चाहिए जी। और अगर बुंदेलखंड की बात करते हैं, बुंदेलखंड में क्या जरूरतें ज्यादा लगती है आपको? बुंदेलखंड में जरूरतें ऐसा है कि बुंदेलखंड में रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम बताएं आपको। और बुंदेलखंड रोजगार के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इस बजट में बुंदेलखंड के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। और अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, सबसे बात कर रहे हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, डीजल पेट्रोल की कीमतें मध्य प्रदेश में ज्यादा है, जो है, रेट कम होना चाहिए। डीजल पानी है, बेरोजगारी है, बीजेपी सरकार को हटना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए बाहर से। चलिए, और लोग हैं, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। बेटा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? लॉ कर लिया। लॉ करने के बाद चाय बनाते हैं सुबह सुबह? मजा आता है इसलिए? नहीं, मदद करने आ जाते हैं पेरेंट्स के यहाँ। अच्छा, लॉ करने के बाद में आपको क्या लगता है बजट में कौन कौन सी चीजें बदलनी चाहिए? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए क्या होना चाहिए? वो तो नहीं हो सकते, लेकिन देखो इधर ठेला नहीं लगाने देते हैं। मतलब हम लोगों को दुकान दी जाए कहीं बजट में कि हम लोग अपना कमा खा सकें, क्योंकि पेरेंट्स देखो इसी से हम लोगों का पढ़ाई वगैरह, खर्चा वगैरह इसी से चलता है हमारा।
लेकिन नगर निगम आती है ठेले भी हटवा देती है। ये गलत है, हम लोग थोड़ा बहुत जगह देनी चाहिए कहीं। चलिए, और युवा हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। अगर आप देखें, बार बार बात हो रही है, इन्वेस्टर सबमिट होती है, फैक्ट्रियां लगाने की बात हुई है, इंडस्ट्री लगाने की बात होती है, कितना औद्योगिक विकास हुआ है और क्या होना चाहिए? औद्योगिक विकास तो हुआ है, वो सामने है। पानी के लिए जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट आया है, उसका अभी कितना वितरण होना शुरू हुआ है क्या? और अभी कहाँ लागू ही कहाँ हुआ है, काम चालू हो गया। ये सौगात है हम लोगों के लिए। सौगात है। कौन सी नई योजनाएं और आनी चाहिए अगर बजट की बात की जाए तो? पहले तो जो महंगाई ज़्यादा है ना, वो उस पर फोकस करना चाहिए सरकार को, उसका सस्ता होना चाहिए पेमेंट। कौन कौन सी चीजें सस्ती होनी चाहिए? जरूरी कौन कौन सी चीजें हैं जो सस्ती होनी चाहिए? जो गरीब मूलभूत आवश्यकता है, आटा है, अनाज है, तेल वगैरह है, दाल माल वगैरह है, इनका रेट बहुत कम होना चाहिए। इस पर जीएसटी वगैरह कम होना चाहिए। इस पे जीएसटी कम होना चाहिए। तो अगर बात करें आवश्यकताओं की, तो बिजली, पानी और भोजन, ये तमाम चीजें होती है। इसमें सबसे महंगा क्या लग रहा है आपको, जिससे ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है? सबसे महंगा तो बिजली लग रही है इस समय, क्योंकि बिजली के बिल जब से ये स्मार्ट मीटर लगना चालू हुए हैं तो अचानक पता नहीं चलता कितने आ जाते हैं, क्या कम हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। बिल्कुल अनुराग, देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लोग इंतजार भी कर रहे हैं इस बजट का, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास का रोड मैप मध्य प्रदेश का भी केंद्रीय बजट से आगे तैयार होगा। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे और कितने काम होंगे, ये भी बजट से ही कहीं ना कहीं तय होगा। कुछ और भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में जीवानंद हल्दर भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जीवानंद, जरा बताइए लोग किस तरीके से देख रहे हैं आज के दिन को और कितनी राहत की बात कर रहे हैं? कौन सी वो योजनाएं हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं जिसे आगे बढ़ाया जाए? बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, जरा बताइए वहां के लोगों से बात करके। देखिए, निश्चित रूप से मोदी सरकार के 3.0 के कार्यकाल के दरमियान जो नौवां बजट आज पेश करने होने वाला है, जिसे लेकर लोगों में खासा उम्मीद तो है। ये कहा जाए कि उम्मीदों का बजट कहा जाए, क्योंकि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बस्तर क्षेत्र में क्या कुछ खास होना चाहिए, इसे लेकर लोगों में सुबह से एक चर्चा का माहौल बना हुआ है। इस वक्त मैं शहर के बीचों बीच हूं। अब देखिए, लोगों को आपसी में जो चर्चाएं हो रही है कि आज 9 बजे जो बजट शुरू होगी, इस बजट के दरमियान क्या कुछ खास होना चाहिए था। अगर व्यापारी वर्ग की बात करें, किसानों की बात की जाए या विद्यार्थी की बात की जाए, व्यापारियों की बात की जाए, छोटे व्यापारियों की बात की जाए, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? क्या लोगों के मन में कितना विश्वास है कि आज जो बजट पेश होगी वो आम लोगों को राहत मिलेगी? इसे लेकर हम बारी बारी से तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। हालांकि ये बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस बस्तर क्षेत्र में क्या कुछ खास होना चाहिए, इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, आज बजट पेश होने वाला है, एक उम्मीदों का बजट है, एक आम बजट है। बस्तर वासियों के लिए क्या खास लेकर आएगी आज? माननीय सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा 9वां बजट प्रस्तुत हो रहा है लोकसभा में। निश्चित तौर पर यह बजट भी आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में एक कदम और होगा। और जिस प्रकार से कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में और कृषि ऋण के में जो वित्तीय सहायता जो इस बजट में उम्मीद है कि इस बार कृषकों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला बजट होगा। और तकनीकी शिक्षा और उद्यमों को, खासकर जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको लेकर जो वित्तीय सहायता इस बजट में मिलने वाला है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से उम्मीद है कि इस बार के बजट में कैंसर के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए जिले में उनके लिए सुविधा केंद्र तकनीकी रूप से खोला जाने का प्रावधान भी आने वाला है। और बस्तर के लिए जो शुरू से मांग रही है रेल बजट में, उम्मीद है कि इस बार बस्तर के लोगों को जो आवागमन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज है रेल की इस बार रेल मिलेगी। देखिए, यहाँ का रेल की बात मांग रहे हैं भाई। बताइए, बस्तर बहुल आदिवासी बहुल क्षेत्र है, किसानों की बात की जाए, आज क्या कुछ मांग है इस बस्तर के लिए जो आज आम बजट में होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम बजट में रेल बजट को आगे लाते हैं। बस्तर हमेशा से रेल बजट में पीछे ही रहा है। उम्मीदों पे लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ घोषणा होगी, लेकिन रेल के नाम पर कुछ भी घोषणा नहीं होती है। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, सुविधाएं बहुत कम है। उम्मीद है इस वर्ष जो बजट पेश होगा उसमें बस्तर को आगे रखा जाए और रेल के ऊपर काम किया जाए। इसके लिए रेल के ऊपर काम कीजिए। अगर शिक्षकों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, बस्तर के जो विद्यार्थी आज बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए क्या खास होना चाहिए? यहाँ पे शिक्षा
उच्च शिक्षा का अभाव है, और जैसे कि विद्यार्थी बाहर जाते हैं तो उनके घर वालों का पैसा भी खर्चा होता है। तो सरकार से ये मांग है कि बस्तर बहुल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र होने के नाते भी यहाँ पे उच्च शिक्षा और उच्च स्वास्थ्य, बेहतर सुविधा मिले। ज्यादा एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि जो छोटे किसान है उन पे जो कीटनाशक दवाई है उस पे जीएसटी हटाए सरकार, और जो जिस तरीके से जीएसटी दूध और पनीर पे हटाए उसी तरह से पशु चारे पे भी जीएसटी हटाए तो क्या डेयरी उद्योग को और कृषि उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा। बहुत आप सुंदर बात कही कि डेयरी उद्योग और पशु उद्योग में बढ़ावा मिलने के लिए जो तमाम जो जीएसटी है उसे लगना हटना चाहिए। बताइए सर, जिस प्रकार की देखा जाए कि बस्तर को स्वास्थ्य की बात की जाए, बड़े बड़े अस्पताल तो खुला गए, यहाँ पर डॉक्टर की कमी है और क्या बहुत सारे तकनीकी समस्याएं भी नजर आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं बस्तर के स्वास्थ्य को लेकर? निसंदेह बस्तर अपने आप में एक टापू है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जब भी यहाँ बात आती है तो यहाँ से 300 किलोमीटर विशाखापट्टनम या 300 किलोमीटर रायपुर जाना होता है। और सरकार का हमेशा स्वास्थ्य की दृष्टि में डॉक्टर अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश के हैं और माननीय ट्रिपल इंजन की सरकार भी है। माननीय मोदी जी मेडिकल के सेक्टर में उनका पूरे यहाँ बस्तर ही नहीं पूरे देश में जो उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्होंने हमेशा बजट में प्रावधान रहा है। इस बजट में भी हमें पूरा उम्मीद है कि स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य शिक्षा प्रमुखता है कि बस्तर को स्वास्थ्य में विशेष सहयोग मिलेगा, विशेष सहयोग मिलेगा। हमारे साथ कुछ छोटे छोटे व्यापारी भी है। देखिए, छोटे से जो गुमटी लगाए हुआ है वो भी कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोदी सरकार में किस प्रकार की जो आज बजट पेश होने वाला है। जो छोटे व्यापारी है उनमें देखिए दिन भर ये जो कमाते हैं शायद ये इनसे होता भी नहीं होगा जिस प्रकार की जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है। तो छोटे व्यापारी जो गुमटी चलाकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं उससे हम चर्चा करेंगे। सर, आपने जो जिस प्रकार छोटे छोटे गुमटियां सिर्फ आपका ही नहीं है, शहर भर में बहुत सारे हजारों संख्या में गुमटियां है, छोटे व्यापारियों को क्या होना चाहिए आज की बजट में? यहाँ तो हम लोग का क्या सामान लोग का रेट बहुत बढ़ चुका है, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, ये सब थोड़ा कम होना चाहिए। कुल मिलाकर जीवानंद आम जनता यही चाहती कि उनको महंगाई से राहत मिले और एमएसएमई सेक्टर के लिए, छोटे उद्योगों के लिए सरकार कुछ बड़े ऐलान करे। जिस तरह से बस्तर की बात वो कर रहे थे, रेल बेहद महत्वपूर्ण एक विषय है बस्तर के लिए। नक्सलवाद खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब विकास और अधोसंरचना के लिए क्या कुछ होने चाहिए, लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए। हमारे साथ बिलासपुर से पंकज गुप्ते जुड़ गए हैं। जीवानंद, आप बने रहिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं पंकज का। पंकज, बिलासपुर की जनता क्या आस कर बैठी है? उम्मीदों भरा तो बजट है, लेकिन उम्मीदें कितनी? बिलासपुर के लिए क्या कुछ खास लोग सोच रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जो बजट होता है उम्मीदों का बजट होता है। इस बार जो 9वीं बार जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो अपना लगातार नौवां बजट पेश करने जा रही है। इसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई है। जब बात करें मध्यम जो बजट होता है, मध्यम वर्ग, महिला, युवा और किसान, इन चारों का सबसे ज्यादा इस पर फोकस होता है। जहां पर मध्यम वर्गीय पिछले साल जो देखा गया था कि जो टैक्स पर छूट दिया गया था, वो उसके इस बार जो रविवार को पहली बार जो बजट पेश किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो तखतपुर के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये पहली बार 9वीं बार जो बजट पेश किया जा रहा है, क्या लगता है पहली बार जो संडे को प्रस्तुत किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? देखिए, बजट कभी भी पेश किया जा सकता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें निर्णय किए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। संडे को तो हमारे यहाँ भी विधानसभा लगी थी, क्योंकि उस दिन तारीख ऐसी थी कि उस तारीख के दिन संडे पड़ रहा था, लेकिन विधानसभा लगाना जरूरी था तो लगा। ये बजट बहुत ही बेहतरीन बजट होगा, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत का जो सपना देखा है, उस दिशा में इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि इसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के सहित पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम किए जाएंगे। ये बजट बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में पेश हो रहा है, जबकि अमेरिकन टैरिफ के कारण व्यापार जगत में और ट्रेड में बहुत उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के संग जो कंप्रोमाइज हुआ है या जो डील हुई है,
उससे भी हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे और इन्हीं सब कामों के लिए बजट में प्रावधान होगा, ऐसी आशा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें बहुत बड़ी राशि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, यहाँ के लंबित विकास कार्यों के लिए धनराशि, चाहे वो रेलवे हो, चाहे हवाई सुविधा हो, या नेशनल हाईवे हो, या अन्य जो भी कार्य हो, उनके लिए प्रावधान होगा, ऐसी आशा करते हैं। सर, बजट को उम्मीदों का बजट कहा जाता है। इस बार लोग अलग तरीके से देख रहे हैं कि जो बजट जो विकसित भारत को बढ़ते कदम है, उसको लेकर के एक बड़ा कुछ बजट पेश किया जा सकता है, कुछ अलग बजट आ सकता है, ऐसा कुछ है इसमें? हर बार हर सरकार बजट में बहुत ज्यादा प्रावधान करने का वो प्रयास करते हैं और जो साल भर के अंदर जो बातें समझ में आती हैं, उन सब चीजों का समावेश बजट में किया जाता है। अभी पिछले 1 साल 1.5 साल से जो चुनौतियां पूरे विश्व की विश्व स्तर की चुनौतियों के बीच में ये बजट पेश होगा, क्योंकि ये भारत के देश का बजट है, हमारे देश का बजट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको बहुत ही दृढ़तापूर्वक इन सब चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और बेहतरीन बजट होगा। मध्यम वर्ग के लोगों को भी फायदा मिलेगा, किसानों को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, जो स्टार्टअप करने वाले लोग युवा हैं उनको भी इसमें फायदा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा मजबूती दी जाएगी। कनेक्टिविटी की बात की जाती है, कनेक्टिविटी लगातार आप लोग हवाई सेवा के लिए यहाँ पर आंदोलनरत रहे हैं, अभी हवाई सेवा का पूरी तरीके से सौगात मिल गया है, क्या हवाई सेवा को लेकर किसी प्रकार से कोई सौगात मिल सकता है? देखिए, हम लोग तो दिल्ली गए थे और हमने आदरणीय राम मोहन नायडू जी जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, उनसे विशेष रूप से इस बात का अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार ने अपने अधीन के एयरपोर्ट को तो डेवलप कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के अधीन बहुत से एयरपोर्ट है, जैसे बिलासपुर एयरपोर्ट है, उनके डेवलपमेंट के लिए पूरा पैसा नहीं आता है। तो जैसे कि स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए केंद्र सीधा पैसा देती है, जबकि वो राज्य सरकार के अधीन है, तो इस ऐसे ही जो केंद्र सरकार के बजाय राज्य सरकार के एयरपोर्ट हैं, उनको फंडिंग करने के लिए भी कोई योजना आनी चाहिए। उस सुझाव को बहुत सकारात्मक तरीके से राम मोहन नायडू जी ने लिया था। अगर मैं मानता हूं कि अगर इस योजना पे इस तरह से कुछ काम होगा तो न केवल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर बल्कि आंध्र प्रदेश के भी तिरुपति और ऐसे बहुत से एयरपोर्ट जो राज्य सरकार के राजमुंद्री वगैरह एयरपोर्ट हैं, उन सबको भी फायदा होगा। तो हम 300 करोड़ रुपए की मांग करके आए हैं। सीनियर सिटीजन से बात करेंगे। जी, ये सीनियर सिटीजन के तहत आप क्या लगता है, किस तरीके से उम्मीदें हैं जो अभी वित्त मंत्री अपना बजट पेश करने वाली? इस समय का बजट बहुत ही असमंजसपूर्ण स्थिति में पेश किया जा रहा है। देश पर बहुत ही ज्यादा अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा हुआ है। इस बीच में वित्त मंत्री हमारी कितने अच्छे से बजट को आम जनता के लिए पेश कर सकती है, यह एक देखने वाली बात होगी। और संडे को बजट पेश हो रहा है, बड़ी उत्सुकता बनी हुई है जनता के बीच कि बजट कैसा रहेगा, क्या रहेगा। मैं भी एक सीनियर सिटीजन के नाते एक अच्छे बजट की उम्मीद करते हुए बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहा हूँ। बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहे हैं सीनियर सिटीजन। और लोगों से बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, आज संडे को पहली बार बजट पेश किया जा रहा है, क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन जब बजट प्रस्तुत होता है, बजट का रिपोर्ट परिणाम आता है, तो हमेशा बड़ी बजट तो बनता है, लेकिन नीचे तबके के लोगों के लिए बजट नहीं बनता। बड़ी बड़ी हम इमारत खड़े करने की, प्रोजेक्ट करने की, ये सब बजट बनाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई बजट नहीं है। आज देख लीजिए धरातल पर क्या है। आम जनता के लिए बजट नहीं है कह रहे हैं, लेकिन ये बजट ही आम है, आम बजट ही प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यही पूछा जा रहा है कि क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? ये आम बजट तो जरूर कहते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं होता। ये ध्यान वित्त मंत्री को होना चाहिए कि इस समय का बजट में उम्मीद लगाए हैं कि आम लोगों के लिए बजट बनाएं। आम लोगों के बजट जनता का मांग है। और भी हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ जो कुछ देर पहले बात किए थे, जो सुदीप श्रीवास्तव हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, उससे बात करेंगे। सर, आम बजट है, ये आम लोगों के लिए, जैसे आपने हवाई कनेक्टिविटी है उसके बारे में बता दिया, आम लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, टैक्स स्लैब में जो लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए। आज के समय में
1 लाख रुपए एक मध्यम वर्गीय परिवार के खर्च है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हर चीज पर लगा हुआ है, तो इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं वो कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले को तो इनकम टैक्स से बाहर रखना चाहिए और केवल उससे बोलना चाहिए कि रिटर्न फाइल करे, जिससे कि लोगों में जो व्हाइट मनी है, सफेद धन, वो रखने की प्रवृत्ति बढ़े। आज लोग कमाते हैं फिर भी बताना नहीं चाहते क्योंकि उसमें 20%, 10% टैक्स लग जाएगा। और मेरा ये मानना है कि जितना टैक्स स्लैब को आसान किया जाएगा उतने टैक्स नेट जिसको कहते हैं कि टैक्स देने वाले लोगों की संख्या या अच्छा कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, एकदम जो गरीब वर्ग है, जैसे कि जो अभी वीबी मनरेगा वाला विवाद चल रहा है, वीबी राम योजना है 125 दिन, ऐसी योजना में नाम अब क्या है वो मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। ऐसी योजना में ग्रामीण इलाकों में रोजगार सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि ग्रामीण इलाके में रोजगार नहीं रहने पे लोग पलायन करके शहरों में जाते हैं और शहरों पर दबाव बढ़ता है तो सारी स्थिति चरमराती है। तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन हो, वो सबसे बड़ा आम आदमी के लिए जरूरी चीज है। तो देख सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल करके आई है, जो पलायन वाली बात कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो बेरोजगार युवा होते हैं, आपने जो वीवी राम जी जिनसे आप बात कर रहे थे उन्होंने सही कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देने की जरूरत है ताकि शहरों पर जो बोझ है वो कम हो। और इसी के साथ में हमारे साथ में संजय साहू भी हैं, जबलपुर से सहयोगी, उनसे बात करेंगे। संजय जी, जरा बताइए कि आपके क्षेत्र के लोग खास तौर पर क्या चाहते हैं बजट से। जैसे कि उदाहरण पर मैं उदाहरण देते हुए बताता हूं आपको, हमने जगदलपुर से सहयोगी से बात की तो उन्होंने बताया कि वहां के लोग जो हैं वो रेल नेटवर्क पर चाहते हैं कि वहां वृद्धि हो और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इजाफा हो। उस तरीके से जबलपुर के लोग किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कार धानी की तो आज इतवार के दिन जो बजट आने वाला है, ये इतिहास में पहली बार होगा कि संडे को बजट आ रहा है और ये बड़ी बात है। चूंकि केंद्रीय बजट की बहुत सी आशाएं होती हैं, लोगों को उम्मीद बहुत होती है। हमारे साथ देख सकते हैं कि बुजुर्ग आ रहे हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो बजट आने वाला है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार से समझते हैं। सर, आज बजट आने वाला है, किस प्रकार से देख रहे हैं इस बजट को? क्या रहेगा पूरा फोकस, किस चीज पे सरकार आज केंद्रित रहेगी? सबसे पहली बात तो ये कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार को बजट आ रहा है। अब ऐसा क्यों? सवाल आता है कि ऐसा क्यों? ठीक है, ये उनकी व्यवस्था है, आम जनता को इससे कुछ नहीं लेना देना। अब इस समय जो अस्थिरता बनी है सोने और चांदी के भाव में, सरकार पर उसकी नजर होना चाहिए। ठीक है, विश्व स्तर का मामला है, लेकिन भारत देश की भूमिका इसमें होना चाहिए, नहीं तो आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। आदमी, छोटा मोटा व्यापारी, छोटा मोटा कारोबारी 2 किलो 5 किलो चांदी खरीद लेता है कि चलो कल बेचेंगे, 10-20 रुपए मिल जाएंगे। उनको भी, वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी कि ये रहे कि इस बार जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। नहीं, न केवल उनको, निवेशकों को अकेला नहीं, जिनके शोरूम है, जिनका व्यापार है, जो दुकानदार है, उनको भी इफेक्ट आता है। व्यापार व्यवसाय में वो रिबेट मिलना चाहिए, व्यवस्थाएं होना चाहिए, स्थिरता आना चाहिए। बजट आज आने वाला है, क्या लगता है आपको किस प्रकार से फोकस रहेगा सरकार का? सरकार को चाहिए कि व्यापारियों की स्थायित्व के लिए थोड़ा सा एक ऐसा कानून लाए, ये सोना चांदी के व्यवसायी हैं, इन्वेस्टर हैं, सभी को थोड़ा सा लाभ मिले। स्थायी अस्थिरता का जो माहौल है वो खत्म हो, स्थिरता का जो माहौल है वो खत्म होना चाहिए, ये कहना है। अगर हम बात करें जिस प्रकार से पूरे हालात आप देख रहे हैं, अभी जो बजट आ रहा है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट प्रस्तुत करने वाली, क्या आप रिबेट चाहेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, क्या परिदृश्य रहेगा, सरकार के मन में क्या चल रहा होगा वर्तमान? हम लोग चाहते हैं कि जो सर्विस क्लास के लोग हैं
उनको सुविधाएं मिले, इनकम टैक्स में और रिबेट मिले, इस प्रकार महंगाई न बढ़े। इसी सब चाहते हैं कि देश में बजट अच्छा आए और सबका भला हो। सबका भला हो। देश का बजट आए संजय और सबका भला हो, जनता यही चाहती है। और जिस तरह से लोग अपनी उम्मीदें बयां कर रहे हैं, उन उम्मीदों पर कितना केंद्र सरकार खरा उतरती देखना बेहद दिलचस्प होगा। वापस से जीवानंद आपका हम रुख करते हैं, कुछ और भी लोगों से बातचीत करिएगा, जानने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत कम समय रह गया है। 9:30 बजे का वक्त हो चुका है, 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत हो जाएगी। और आज शेयर बाजार जो है जीवानंद गिरावट के साथ खुला है। सोने और चांदी के दाम फिर से धड़ाम हो गए हैं। अब इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह के बजट आम बजट आज पेश होने वाला है, जिसे लेकर सुबह से ही लोगों के मन में जो टकटकी लगाए बैठे हुए है कि आज जो आम बजट होगा उस आम बजट कैसे रहेगा, लोगों को कितना राहत मिलेगी, क्या वो इस बजट से कितना खुश हो पाएंगे, कि आम उसके जीवन में कितना बदलाव होगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज रविवार के दिन बजट पेश हो रहा है और आज शेयर मार्केट भी डाउन हो गए हैं, और क्या लगता है कि आज की जो बजट है इसमें लोगों की जो उम्मीद में सरकार खरा उतर पाएगी? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इस समय कोई आम नागरिक जो है जमीन मकान नहीं खरीद पा रहा है, जिस प्रकार भारत सरकार ने भारत सरकार के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, वैसे आम लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी आम जनता के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। क्या इस बजट में लोगों की जो मकान बाड़ी है या उनकी जो जमीन खरीदने पर जमीन पर कितना असर हो सकता है, क्या उम्मीद है? देखिए, जब पिछला बजट पेश हो रहा था तब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि सरकार जो है इनकम टैक्स की सीमा को कुछ बढ़ाएगा, और लोगों का लोगों की सोच थी कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीतारमण जी ने उसे 12 लाख रुपए किया। 12 लाख रुपए तक टैक्स पेयर को छूट जो मिली, तो ये दर्शाता है कि जो देश की जनता सोचती है, जो बस्तर की जनता सोचती है, जो छत्तीसगढ़ की जनता सोचती है, और इस बार का बजट जो है ये बस्तर की जनताओं से भी, यहाँ के कृषकों से, यहाँ के मजदूर से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के आम नागरिकों से ये बस्तर में क्या होना चाहिए, इस हेतु हमारे माननीय सांसद महेश कश्यप जी के नेतृत्व में ये जगह जगह चौपाल लगाई गई, और ये यहाँ के विचार को भी संसद में बजट में माननीय सांसद महोदय के माध्यम से भेजा गया है। तो हमें उम्मीद है चाहे यहाँ जमीन खरीदी की बात हो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, जिस तरह से यहाँ अभी जमीनों को क्रय करना, ये देखिए, इसमें दो चीज हमको समझनी पड़ेगी। वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति को आप वर्तमान में जमीन लेना बहुत ही कठिन हो गया है, लेकिन उसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी? सरकार की मंशा ये थी कि जो पूंजीवादी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो जमीनों को उसके मूल रेट से हटकर उसे क्रय करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हम सुनते हैं बस्तर में जो 5 लाख की जमीन थी आज 5 करोड़ की हो गई, जो 5 लाख रुपए में 10 साल पहले लिया था आज 5 करोड़ का मालिक हो गया। तो ऐसा ना हो, जमीन जो बेचा था आज वो भिखारी बन गया और जमीन लेने वाला अरबपति बन जाए। जिनको जमीन की आवश्यकता है उनका जमीन मिले और जमीन मालिक को भी उचित दाम मिले। सरकार को दोनों ओर ध्यान रखना चाहिए। दोनों ओर ध्यान। देखिए, यह आज देश का बजट है, आम बजट है। वैश्विक बाजार में पूरा विश्व को लेकर बात की जाती है, पूरा दुनिया में आज का बजट जो होने वाला है ये भारत के भविष्य तय करेगी, बस्तर के भविष्य को तय करेगी, लोगों के भविष्य को तय करेगी, क्योंकि आम बजट है। हमारे साथ कुछ और बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आजकल देखा जाता है कि बस्तर में जो युवा है वो कहीं ना कहीं पलायन की ओर चल रहा है। ये माना जाता है कि बस्तर में युवाओं के रोजगार की कमी है, तो क्या ये आम बजट में इस युवाओं को भी ध्यान दिया जाएगा? क्या मानते हैं, क्या मांग है लोग? देखिए, आप बात अगर बस्तर की कर रहे हैं तो बस्तर की जो सबसे बड़ी परेशानी थी नक्सलाइट क्षेत्र से ग्रसित था। हमारे जो सुदूर वनांचल क्षेत्र हैं वहाँ पर विकास को कहीं ना कहीं नक्सलिज्म रोकने का काम करती थी। अभी पूर्व के दिनों में माननीय अमित शाह जी यहाँ पर आए थे बस्तर ओलंपिक को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे मंच पर कहा था कि देश में बस्तर को एक विशेष स्थान दिया जाएगा, विशेष बजट की उससे बस्तर को विकसित बस्तर की ओर बढ़ावा मिलेगा। अब मैं बात करता हूं आज के बजट की। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम देश को विकसित भारत और आत्मसमर्पित भारत बनाने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर माननीय सीतारमण जी का ये 9वां बजट है और इसमें कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि ऋण में जो वित्तीय सहायता प्रावधान कराने का मामला है। और बात करें जो महत्वपूर्ण चीज है बस्तर और
बस्तर के लिए स्वास्थ्य और एजुकेशन को लेकर, उसको लेकर विशेष प्रावधान इस बार बनाया जा रहा है। कैंसर पीड़ित के लिए इस बार उनकी तकनीकी जो संसाधन मॉडल उसको लेकर जिले स्तर पर एक मॉडल बनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह आप मंदिर आए हुए हैं कि बजट को लेकर क्या मन्नत मांगी होगी सरकार भगवान से, ये भी हम जानना चाहेंगे। साथ ही महिलाओं के जो आज बजट पेश होने है, महिलाओं को क्या होना चाहिए, कितनी उम्मीद रखते हैं सरकार के ऊपर? उम्मीद तो है, उम्मीद है। क्या होना चाहिए? कितनी महंगाई की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, क्या होना चाहिए? महंगाई तो कम होना चाहिए, तभी तो हम कुछ ले पाएंगे, नहीं तो फिर कहाँ से, है ना। आज शेयर मार्केट भी डाउन हो गया और सोना का रेट भी कम होते जा रहा है, क्या ये बजट का असर है? जी अच्छी बात है, बजट का ही असर है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, सारे बताइए आज बजट पे कितना उम्मीद है? यहाँ इस बार का जो बजट है, पिछले बार के बजट से जैसे आम आदमी को जो राहत मिलना था वो सीधे तौर पे जमीनी स्तर पे तो नहीं दिखा। सरकार जो बहुत सारे बजट जो है निःशुल्क व्यवस्थाओं पे जो मतलब बांटती है, उससे लोगों का काम करने का शक्ति खत्म हो गया है। तो बिल्कुल जीवानंद, देखिए फ्री बीज का जिक्र भी जनता कर रही है, जिसका जिक्र आर्थिक सर्वे में भी किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि फ्री बीज के चलते लोगों के काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो कम होती जा रही है, और जो जगदलपुर की जनता है वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही कहती नजर आ रही है। बने रहिएगा हमारे साथ। मोनिका दुबे संवाददाता राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, रायपुर की जनता क्या एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठी हुई है, क्या कुछ उम्मीदें हैं रायपुर की जनता की, बात करेगा उनसे। जी बिल्कुल, देखिए आज देश का बजट पेश होगा, बहुत ही खास और बेहद ही अहम आज का दिन है, क्योंकि सारे वर्गों की जो निगाहें हैं वो इस बजट को लेकर टिकी हुई है। चाहे युवा वर्ग की बात कर ली जाए, चाहे व्यापारी वर्ग की बात कर ली जाए, महिला वर्ग और अन्य जो लोग हैं, सारे लोगों की नजरें आज के बजट पर टिकी हुई है। खास तौर पर अगर बात कर ली जाए तो डिफेंस, खेल, किसान और जो डेवलपमेंट से जुड़ी सारी चीजों पर जो एक खास बजट है वो आज पेश होने वाला है। और खास तौर पर अगर क्योंकि अब बात कर लिए जाए, काफी ज्यादा अहम और काफी खास ये दिन होने वाला है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही अहम है। साधना, तो निगाहें टिकी हुई है लोगों की, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बजट को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। सुबह हम यहाँ ग्राउंड पहुंचे और लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कितनी उम्मीदें इस बजट से है, कितनी उम्मीदें जो लोगों को है, और साथ ही साथ लोग ये भी चाहते हैं कि इस बार जो देश का बजट हो वो बहुत ही ज्यादा खास और बेहद ही ज्यादा अहम हो। जी बिल्कुल, बेहद खास और अहम हो इस बार का बजट, यही उम्मीद की जा रही है। मोनिका, छत्तीसगढ़ के अगर हम लिहाज से देखें तो पिछली बार के बजट में, यानी कि बजट 2025-26 में छत्तीसगढ़ को कितना फायदा पहुंचा था, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई ऐलान मोनिका उस वक्त नहीं किया गया था। तो क्या हो सकता है कि इस बार इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए, खासतौर पर आदिवासी अंचल के लिए, क्योंकि हमने बस्तर के लोगों से भी बात की है, रेल की डिमांड है, स्वास्थ्य सुविधाओं की डिमांड वहां पर की जा रही है, नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, लेकिन विकास पर अगर फोकस सरकार करती तो क्या अलग से जिक्र हो सकता है आदिवासी अंचलों का? जा सकते थे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो किसानों को लेकर जो बड़ी घोषणाएं हैं वो की गई है, छत्तीसगढ़ के युवा वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए 3 चीजों पर छत्तीसगढ़ को फोकस किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की अगर बात कर ली जाए तो केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ यानी कि हर जगह इंप्लीमेंट करने के लिए, पहुंचाने के लिए खास योगदान रहा है। युवा वर्गों के लिए, रोजगार के लिए जो बातें हैं वो कही गई है, महिलाओं के लिए बातें कही गई है, साथ ही साथ किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं जो है वो की गई है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की भी जनता का जो इंतजार है कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, तो नजरें बनाकर सभी रखे हुए हैं, सभी को उम्मीदें हैं कि इस बजट से क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ उन्हें मिलने वाला है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी, और बजट पेश होने के बाद ये सामने आएगा कि कितने वर्गों को ध्यान में रखते हुए कौन से बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं। जी बिल्कुल मोनिका, तो लोगों को तो काफी उम्मीदें हैं और देखना होगा कि अब
11 बजने के लिए लगभग 1.5 घंटे बचे हैं और क्या कुछ स्थिति रहेगी, कितना लोगों को खुश कर पाती है केंद्र सरकार अपने इस बजट से आने वाले इस वित्तीय वर्ष के लिए, वो देखने की वाली बात होगी। और हमारे साथ में पंकज गुप्ता लगातार बने हुए बिलासपुर से, उनसे जानेंगे। पंकज, जैसे कि एक राजधानी रायपुर है और उसके बाद दूसरा बड़ा शहर जो है वो बिलासपुर है, उस लिहाज से जरा बताइए कि लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को, क्योंकि बिलासपुर में स्टूडेंट्स भी आते हैं पढ़ने के लिए और उसके बाद थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। कोरबा और रायपुर जब साथ में कनेक्ट होता है तो बीच में बिलासपुर भी होता है। उस तरीके से बताइए किस तरीके से क्या चाहते हैं लोग जो है इस बजट में। बिल्कुल आपने सही कहा। जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर है, यहाँ पर के जो लोग हैं उनकी काफी ज्यादा निगाहें टिकी हुई है इस केंद्रीय बजट को लेकर के। सबसे बड़ी बात यहाँ पर की जो स्वास्थ्य की जो सुविधा की बात कहा जाता है, जो एम्स की काफी ज्यादा डिमांड यहाँ पर रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में सिर्फ एक एम्स है, वो भी रायपुर में। और जो बिलासपुर का सिम्स एक है जो सबसे बड़ा संभाग का एक हॉस्पिटल है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसी किसी को वहां पर इक्विपमेंट नहीं है, किसी प्रकार की उतना ज्यादा सुविधा नहीं। लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीद है कि एक एम्स के तर्ज पर बिलासपुर में एक हॉस्पिटल हो। हालांकि एक कोनी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला हुआ है, लेकिन अभी वहां पर ओपीडी उस तरीके से चालू नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर का जो कनेक्टिविटी है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हवाई सेवा को लेकर के काफी ज्यादा उम्मीद थी कि क्योंकि अगर यहाँ पर से हवाई सेवा को सीधे न्यायधानी से और राजधानी से जोड़ दिया जाए तो लोगों को काफी ज्यादा व्यापार के एक दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। और कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये बताएंगे कि अभी बजट कुछ ही घंटे में पेश होने वाला है, आज संडे को पहली बार बजट पेश किया जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं? सरकार से बहुत उम्मीद है और चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए भी उनके विकास के लिए, जैसे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, ग्रामीण महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण महिलाओं का उत्थान हो सके और जो सीनियर सिटीजन है उन पर भी सरकार को दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ दे रहे हैं उनको भी विशेष रूप से कैश और उस पर भी टैक्स किसी न किसी रूप में भी लिया जाना चाहिए और जो टैक्स की जो राशि है वो जनहित के कार्यों में लगाया जाना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं इस बार के जो बजट प्रस्तुत हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा या कुछ उम्मीद हम ही जैसे लोगों की है कि सभी वर्गों को राहत मिल सके और जो भी जैसे मध्यम वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय हैं, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। नहीं तो क्या होता है कि चीज़ों के रेट बढ़ गए, जो कुछ भी है तो बड़े ही अफोर्ड कर सकते हैं, मगर बाकी लोगों के लिए सपना मात्र रह जाता है। तो सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए और सभी उस वस्तुओं का उपयोग कर सकें, ऐसा बजट पेश होना चाहिए। तो सभी वर्गों का जो बजट होना चाहिए, बजट उम्मीद का बजट कहा जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा, जो मध्यम वर्गीय है, जो टैक्स को लेकर के काफी ज्यादा उनकी निगाहें टिकी रहती है। हालांकि पिछला जो बजट पेश किया गया था उस पर टैक्स में काफी छूट दिया गया था, लेकिन जो मध्यम वर्गीय चाहते हैं कि जो उनका लोन होता है, लोन की EMI कम हो जाए ताकि जो मकान है सस्ते दामों पे वो ले सके। दूसरा वर्ग आता है युवाओं का। युवा चाहते हैं रोजगार सृजन के लिए, रोजगार सृजन अगर होगा तो बेरोजगारी दूर होगी। महिलाओं की बात किया जाए तो उज्ज्वला योजना का जो भारत सरकार ने इसको लाया था, उसकी जो सब्सिडी है उसको भी राहत दे बिल्कुल पंकज, वहीं पर सबसे बड़ी कई सेक्टर ऐसे हैं पंकज जिसमें राहत की उम्मीद की जा रही है। कई ऐसे भी सेक्टर हैं जिसमें पिछली बार राहत मिली थी, लेकिन जैसे टैक्स की हम बात कर रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि टैक्स रिजिम में फिर से बदलाव देखने को मिले और जो मिडिल क्लास है उसको बड़ी राहत मिले। महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीदें हैं कि महंगाई इस बार कम होगी, बेरोजगारी दर कम होगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। AI सेक्टर पर भी फोकस देखने को मिलने वाला। बनेगा हमारे साथ, वापस से जीवानंद का रुख कर लेते हैं। जीवानंद, लगातार आप बात कर रहे हैं लोगों से और उम्मीदों भरा ये बजट है, उनसे जानने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें वो लगाकर बैठे हैं। लेकिन जगदलपुर की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के लिए पिछले बजट में कितना प्रावधान था, कितना विकास पिछले बजट के दौरान अभी तक लोग देख पाते? पिछले बजट और इस बार के बजट के बीच जो अंतर हम देखते हैं, क्या लगता है उनको कितना विकास पिछले बजट के दौरान हुआ है? जितने पैसे मिले थे क्या धरातल पर उनका इस्तेमाल हुआ? इस बार के बजट से उम्मीदें तो हैं, लेकिन पिछले बजट का हुआ क्या था, जरा वो भी पूछिएगा।
जी निश्चित रूप से देखिए, बार बार जिस प्रकार की सरकार ने बजटें पेश करती है बस्तर के लिए देखा जाए तो पिछले कई दशकों से देखा जाए बस्तर के लिए बजट पेश नहीं किया गया था। बस्तर के लिए जो चाहे वो यातायात की बात की जाए, चाहे हवाई यात्रा की बात की जाए, ये सारी चीज भी बस्तर के लिए अब तक का अधूरा रहा। हालांकि सरकार ने अपनी घोषणा में रेल का बात की गई थी, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं देखा गया। यही वजह है कि बस्तर आज भी रेल कनेक्टिविटी से वो कहीं न कहीं दूर है। अगर हवाई कनेक्टिविटी की बात की जाए, वो भी कहीं न कहीं पीछे था। हालांकि बस्तर में जब तक लाल आतंक जो दवा देखा गया था, जिसके चलते बस्तर के जो विकास है कहीं न कहीं थम सा गई थी, लेकिन अमित शाह की 2026 की जो ऐलान के बाद जिस प्रकार की बड़ी संख्या में जो नक्सली जो है सिलेंडर हो रहा है, सरकार की शरण में आ रहे हैं, और इसके चलते बस्तर के विकास की जो बात है वो कहीं न कहीं देखा जा रहा है। और सरकार की जो विकसित भारत 2047 का जो सपना है वो कहीं न कहीं साकार होते भी नजर आ रहा है। लेकिन आज जो आम बजट है, इस आम बजट में आम लोगों के जीवन पर कितना असर होगा, ये हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अब तक के जो बजट पेश किया गया था उसमें बस्तर के लिए कोई खास इस प्रकार के पैकेज नहीं था। हालांकि वैश्विक बाजार में भारत की नाम ऊंचा है और कई बड़े जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्गों के लिए कोई खास नहीं था। हालांकि बस्तर में जिस प्रकार की आज नजर आ रहा है, अगर मैं इससे पहले मैं जो लोगों का जो बात कही कि बस्तर में कहीं ना कहीं जो जमीन, बस्तर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में जो लोगों को मकान बनाना एक सपना सा रह गया, लेकिन जिस प्रकार की सरकार ने जमीन के ऊपर जिस प्रकार टैरिफ बढ़ाया है, ये कहा जा रहा है लोगों के मन से, इस टैरिफ के चलते जो आम लोग है वो 5000 स्क्वायर फीट भी जमीन नहीं खरीद पा रहा है। तो इसमें भी लोगों को कहीं ना कहीं खासा असर नजर आया। लेकिन आज का जो आम बजट है, इस आम बजट में क्या कुछ खास रहेगा, इसके लिए हम और जानने की कोशिश करें। कुछ लोग देखिए 11 बजे से पहले लोग का जगह जगह पे जो है ना वो एक उम्मीद सी, एक 11 बजे की जो इंतजार है वो कर रहे हैं कि 11 बजे के जब बजट पेश होगा उस बजट के दरमियान में क्या कुछ खास हो सकता है, लोगों के मन में कितना उम्मीदें हैं। क्योंकि बस्तर जो है, बस्तर में लोगों की खास उम्मीद है। सर, आज 11 बजे बजट पेश होने वाले हैं, क्या उम्मीद लगा के रखें सरकार के ऊपर, क्या होना चाहिए, क्या मांग है? सेंट्रल का है, सेंट्रल का है जी। लोग जन कल्याण के लिए अगर बजट आता है तो बहुत अच्छा बात है। इस वक्त भारत महंगाई से बहुत जूझ रहा है, लोगों को बहुत परेशानी है, तो लोगों के हित के लिए बजट आना चाहिए। लोगों के हित के लिए बजट आना है। सर, जिस प्रकार की आज की मार्केट में जो शेयर मार्केट कहा जाए, आज की शेयर मार्केट में धड़ाम सी निकली है, और आप क्योंकि आप भी एक व्यापारी है, आज सोना चांदी में भी कमी आ रही है आज की जो शेयर मार्केट में, आप एक व्यापारी, क्या उम्मीद होना चाहिए? सोने चांदी के विषय में हम तो ये कहेंगे, ये आजकल क्या राजनीति हो गया इस चीजों में, है ना। तो इसमें क्या है, पब्लिक को सबसे ज्यादा नुकसान है। अचानक से बढ़ा दिया जा रहा है गोल्ड को, अचानक से तोड़ दिया जा रहा है गोल्ड को, इसमें व्यापारी लोग भी बर्बाद हो रहे हैं, प्लस पब्लिक भी बर्बाद हो रही है इसमें। इस खेल को क्या है समझ में नहीं आ रहा अभी तक हमारे को, इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज के डेट में व्यापारी पागल हो गया है, व्यापारी पागल हो गए। लेकिन अगर कहा जाए जो टैक्स था वो तो कम कर दिया गया था। कोई टैक्स कम नहीं हुआ, खाली कहने की बातें हैं टैक्स कम हो गया बोल के। एक टैक्स कम कर रहे हैं तो दूसरे टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। टैक्स कम हो गया, टैक्स कम हो गया, लेकिन चीजों का रेट आज वही है, चीजों का रेट को फिर से बढ़ा दिया गया है। तो टैक्स कमी से कोई फायदा नहीं हुआ है किसी को, पब्लिक को। और सोने चांदी के रेट बढ़ने से तो बहुत परेशानी हो गए हैं, लोगों के संबंध टूट गए हैं, विवाह टूट गए हैं, कई शादियां पोस्टपोन हो गई हैं, लोग परेशान हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आज रविवार के दिन बजट पेश हो रहा है और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट सवेरे से धड़ाम है, तो क्या उम्मीद है? नहीं, शेयर मार्केट के बारे में उतना आइडिया नहीं है। लेकिन आज जो आम जो बजट है, वास्तव में ये पूरा देश का बजट है, और ये आज के जो लोग हैं बहुत सारी उम्मीद लेके बैठे हैं कि इस बजट में सरकार ऐसे कुछ लाए जिसमें उसको आम जीवन में परिवर्तन है। तो क्या उम्मीद होना चाहिए, क्या उम्मीद है लोगों के मन में, आपके मन में क्या उम्मीद है, पूरा बस्तर के मन में क्या उम्मीद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम तो चाहते हैं भाई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो कि बहुत कम होना चाहिए ना। बीजेपी के शासन में महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग परेशान है, त्रस्त है, आम जनता तो बहुत परेशान है, और हम भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, काम करने वाला भी परेशान है, दुकानदार सब परेशान है। महंगाई को कम करना चाहिए। लेकिन जीवानंद उनसे पूछेगा कि वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, लगातार ट्रंप टैरिफ वॉर की धमकी देते रहते हैं, टैरिफ इतना बढ़ गया है, पूरे विश्व में टैरिफ चल रहा है इस वक्त, और ऐसे में अगर भारत उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, महंगाई दर को काबू करने की कोशिश की जा रही, तो इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि विश्व में भी हम देख रहे हैं कि असर नजर आ रहा है, सिर्फ भारत में ही महंगाई नहीं बढ़ी है।
जी देखिए, महंगाई बढ़ने के पीछे कई कारण है जिसमें से विदेशी जो सरकार है, जिसकी अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया। अगर टैरिफ बढ़ा दिया, कहीं न कहीं वैश्विक बाजार में भारत की भी स्थिति खराब होगी। इसमें अगर लोगों की जो महंगाई है ये तो बढ़ना लाजमी है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में जो मंत्री हैं उनको पता नहीं है कि कैसे कूटनीतिक चाल चलना चाहिए विदेशों के लिए। ना पहले भी सरकारें थी और पहले भी ऐसा होता था, लेकिन देश के लोगों को इतने परेशान नहीं थे जो आज है। इनको सरकार चलाना आता नहीं है। सरकार चलाना आता नहीं है क्या? खैर वो बात अलग है, लेकिन सर ये बताइए, जो कूटनीति कहता है कि जो अमेरिका है उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है और टैरिफ बढ़ाने से कहीं ना कहीं वैश्विक बाजार में भी लोगों की महंगाई का मार खाना पड़ रहा है। आज जो बजट है, क्या उम्मीद है, क्या रणनीति, क्या कूटनीति होना चाहिए? बजट ऐसा होना चाहिए जो सभी वर्ग के लिए कल्याणकारी हो, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी है। सब लड़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं कर रहे, अपना अपना नेता लोग घर भर रहे हैं। देखिए ये अलग अलग व्यू है, लोगों के मन में अलग अलग विचार है, लेकिन आज जो आम बजट है, आम बजट में लोगों की कितनी उम्मीद है ये तो 11 बजे जब शुरू हो गया, जब वित्त मंत्री अपने बजट पेश करेगी, बजट पेश करने के बाद लोगों को कितना खरा उतरेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर, किसान की अगर बात की जाए, जीवानंद आपको बस्तर के किसान को कितना राहत मिलना चाहिए? किसान को तो राहत मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो कुछ है हमारा अभी किसान के ऊपर ही है और किसान के लिए सरकार बिल्कुल कुछ नहीं जीवानंद, तो लोगों को उम्मीदें भी हैं, लोगों को नाराजगी भी है और लोग चाहते हैं कि उन्हें टैक्स में छूट मिले, महंगाई जो है वो कम हो। चलिए इसी के साथ में हमारे साथ में पंकज गुप्ते भी बने हुए हैं बिलासपुर से लगातार। पंकज, बिलासपुर जो है वो एजुकेशन हब की तरह भी देखा जाता है, यानी कि ग्रामीण अंचलों से और दूसरे छोटे शहरों से जो छत्तीसगढ़ के हैं वहां से भी लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में क्या देख रहे हैं लोग? बिल्कुल आपने सही कहा। शिक्षा के क्षेत्र में बिलासपुर को एजुकेशन हब बनाने का प्रयास तो लगातार चल रहा है, क्योंकि जो कोनी क्षेत्र है वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ अटल यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी वहां पर मौजूद है। साथ साथ जो दयालबंद की बात किया जाए, दयालबंद में भी प्राइवेट सेक्टर ऐसे है जहां पर लगातार कैरियर को लेकर के अलग अलग वहां पर संस्थानें खुलते जा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो काफी ज्यादा उम्मीद युवक करते हैं, जो छात्र है वो उम्मीद करते हैं कि उनके लिए जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से जो कोचिंग सेंटर होता है वो जो बड़े रकम लेकर के उनको पढ़ाई कराते हैं, लेकिन बिलासपुर में अगर गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके से एक कोचिंग सेंटर खोल दिया जाए जो काफी कम उसका फीस हो, उसको लेकर के काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। हमने कई छात्राओं से भी बात किया, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर बजट जो प्रस्तुत किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा एक मिसाल रखना चाहिए। और बिलासपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर एक सरकारी कोचिंग सेंटर डाल देना चाहिए, ताकि जो बच्चे अपने भविष्य को गढ़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, यहाँ पर शिक्षा लेकर वो एक बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा कि हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर हैं जिस पर सरकार को खासतौर पर फोकस अब करना होगा, क्योंकि लोग इस पर भी काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। हर बार मिडिल क्लास की बात होती है, लेकिन इस बार अब रोजगार के मुद्दे के अलावा शिक्षा की भी बात होनी बेहद आवश्यक है। रेल का बजट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर पे बजट हमने बहुत बड़ा कभी देखा नहीं। इस पर भी अब काम करने की आवश्यकता है। देखते हैं उम्मीदों भरा ये बजट कितना खास होता है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज गुप्ते, बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े थे। जीवानंद हलदर जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े थे। रायपुर से मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने जिले की रिपोर्ट हम तक पहुंचाई कि जनता वहां पे क्या सोच रही है, क्या उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है। बिल्कुल, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।